हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो है हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इसमें भी जो है मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 तक का सॉल्यूशंस करवा चुका हूं। ठीक है, तो नाउ डेज इसमें जो कंटिन्यू करेंगे 3 का जो है 3 नंबर से सॉल्यूशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं 3 का तीसरा नंबर का जो है क्वेश्चंस एंड देन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो डेज क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी सिंपल है और एग्जैक्टली यानी कि सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में कराया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या ही करते हैं, तो ध्यान से सुनो। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है। इसमें क्या है कि बेसिकली देखो, पहला बार तो जो है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा और जो है कितना पेड किया, तो 3800 रुपया। ठीक है जी, उसके बाद उसने जो है 3 बल्ला तथा 5 गेंद जो है खरीदा और उसके बाद 1750 रुपया जो है उसने पेड किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि बार बार बल्ला और गेंद जो है खरीदे जा रहा है एंड देन पैसा भी जो है पेड कर रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पे जो है क्या चीज़ पता नहीं है, तो यही चीज़ मिसिंग है यहाँ पे कि एक बल्ला और एक गेंद का जो है कीमत वो क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम लोगों को पता नहीं है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है हम लोग वेरिएबल के फॉर्मेट में मान लेते हैं। ठीक है, कि माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपया एंड देन एक जो है बॉल का कीमत ₹22, देन क्वेश्चन जो है हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ कि माना कि एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत x रुपया तथा ₹22 है। ठीक है जी, तो बेसिकली ध्यान से सुनो, एक बल्ला का कीमत x रुपया एंड देन एक गेंद का कीमत ₹22, यानी कि फर्स्ट वाला का फर्स्ट रेट एंड देन सेकंड वाला का सेकंड रेट। ठीक है, तो एक बल्ला का कीमत x रुपया एंड देन एक गेंद का कीमत ₹22। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से सुनो। उसने जो है पहली बार यानी कि क्रिकेट टीम का जो कोच है पहली बार में कितना जो है बल्ला खरीदता है, तो ध्यान से सुनो। पहली बार में वो खरीदता है 7 बल्ला एंड देन 6 गेंद और पेड करता है 3800 रुपये। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से हम लिखते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न में जो चीज़ें दी गई है उसके अनुसार। तो उसने खरीदा है 7 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x रुपया, देन 7 बल्ला का कितना, तो 7x रुपया। ये सबको चीज़ मतलब ये चीज़ जो है सबको पता है ना, ये तो बेसिक सा चीज़ है। एक कलम का दाम ₹2, तो 4 कलम का दाम कितना, तो 2 × 4 दैट मीन्स 8 रुपया। ये बच्चा वाला कहानी सबको पता है। एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला का 7x। ठीक है, अब एक गेंद का कीमत ₹22 है, बट उसने खरीदा कितना गेंद है, तो उसने खरीदा है कितना गेंद, 6 गेंद। ठीक है, तो 6 गेंद का कितना, 6 बाई एंड देन दोनों मिला करके वो जो पैसा पेड करता है वो करता है 3800 रुपया। ठीक है जी, एंड देन इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ सबको। नाउ फिर से सुनो कि फिर उसने क्या किया है कि 3 बल्ला खरीदा है एंड देन 5 गेंद, तो ऑब्वियसली फिर से 3 बल्ला का कितना रेट, तो 3x एंड देन 5 गेंद है ना, हाँ जी, तो 5 गेंद का 5 रुपया, सॉरी 5 बाई रुपया। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो है कितना रुपए जो है वो पेड करता है, तो अब की बार जो है वो पेड करता है 1750 रुपये। ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, एंड देन अब देखो हम लोग को करना क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा कि एक बल्ला और जो है एक गेंद की कीमत बताइए, तो बेसिकली एक बल्ला और एक गेंद की ही कीमत मुझे चाहिए ना। तो बेसिकली एक बल्ला बराबर x रुपया, तो बेसिकली और एक गेंद बराबर ₹22। तो आप क्या ही करो कि x का वैल्यू फाइंड करो एंड देन y का वैल्यू फाइंड करो। जो x होगा वो क्या होगा, तो एक बल्ला का रेट होगा एंड देन y जो होगा वो एक गेंद का रेट होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली अब हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ से इन दोनों समीकरण से x एंड देन y का वैल्यू फाइंड करके लाना है। तो इससे जो है क्या आप x एंड देन y का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो। प्रतिस्थापन विधि से जो है क्या करना है कि इसका जो है वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है जी, मैंने आपको जो है बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं।
बोलो सब स्टूडेंट्स कि इतना से जो है आगे क्या आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको जो है सिखाई दिया है ना कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से समीकरण को हल करते हैं। तो बेसिकली इसको जो है आप सॉल्व कर लेना, एंड देन जो एक्स और वाई का आंसर आएगा वो हो जाएगा भाई एक बल्ला का कीमत, एंड देन वाई जो आएगा वो हो जाएगा एक गेंद का कीमत। ठीक है, चलो तो आप जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके मुझे जो टेलीग्राम पे सेंड कर देना। ठीक है, देखते हैं कितना स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए नाउ स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो काफ़ी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 किन चीज़ों के बेसिस पे है, सबसे पहले जो है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, एंड देन उसके बाद उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छात्रावास। तो आपको पता है ना कि छात्रावास क्या होता है, छात्रावास मतलब जिसमें स्टूडेंट वगैरह लोग रहते हैं। तो ध्यान से सुनो कि एक छात्रावास है, और इस छात्रावास का जो भी ओनर है मतलब जो भी मालिक है, ध्यान से सुनो कि हर एक छात्र से, यानी कि एक छात्र से जो है लेता है 200 रुपया। कितना? 200 रुपया पर मंथ। ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। एक छात्रावास है, ठीक है जी, और इसमें से एक स्टूडेंट को जो है 200 रुपया लगता है पर मंथ। किस चीज़ का? तो ध्यान से सुनो, जैसे कि वो अगर छात्रावास में रहता है तो बिजली बिल का खर्चा, नहाने वहाने के लिए मतलब जो पानी वगैरह खर्चा होता है उसके लिए मान करके चलो कि सब मिला जुला कर जो है वो 200 रुपया देता है। अब सुनो कि वो स्टूडेंट चाहे तो मोटा हो या तो चाहे तो पतला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस छात्रावास में अगर कोई स्टूडेंट है तो 200 रुपया उसका जो पर मंथ लगेगा। किस चीज़ का? तो नहाने का, अंदर उसके बाद बिजली का खर्चा। क्लियर हुआ सबको? अब ध्यान से सुनो, अब लड़का बाय द वे मान करके चलो मोटा है एंड देन छोटा है, तो वो तो डिपेंड करेगा, जैसे कि वो खाना मतलब खाने के लिए अलग से पैसा ले रहा है छात्रावास वाला। तो अगर लड़का मोटा है या तो फिर छोटा है तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा ना कि वो ज़्यादा खाना खाएगा या फिर कम खाना खाएगा। तो बेसिकली अब क्या कर रहा है कि जो छात्रावास का मालिक है तो वो स्टूडेंट को देख करके ले रहा है कि अगर 15 वर्ष से नीचे का स्टूडेंट है तो उसको लगेगा 1000 रुपया का महीना, एंड देन उसके बाद अगर 15 से ऊपर का है तो उसको लगेगा 2000 का महीना। मतलब इस तरीके से कुछ है। ठीक है जी, बट यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो है जो सबके लिए नियत है, मतलब सबके लिए फिक्स है। क्या है? तो यहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें नियत है जो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे तो स्टूडेंट्स मोटा हो या तो चाहे तो छोटा हो, बेसिकली उसका जो है 200 रुपया पर मंथ लगेगा। किस चीज़ का? तो नहाने का, एंड देन उसके बाद बिजली बिल का खर्चा। और ये तो सबको चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो ये चीज़ हो गया नियत। क्या हो गया? नियत। और ये चीज़ जो है हर एक स्टूडेंट को चाहिए। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो, अब मान कर चलो कि मोटा स्टूडेंट आता है 15 साल का ऊपर वाला, तो अगर 15 साल का कोई ऊपर स्टूडेंट है तो उसको देना पड़ेगा 2000 रुपया का महीना। और अगर कोई स्टूडेंट 15 साल से नीचे का है तो उसको देना पड़ेगा 1000 रुपया का महीना खाने पीने के लिए। या क्या चीज़ का? खाने पीने का, क्योंकि उसको पता है ना छात्रावास के मालिक को कि ज़्यादा मोटा रहेगा तो ऑब्वियसली, मतलब अगर सोचो कि 15 से ऊपर वर्ष वाला कोई लड़का रहेगा तो ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा खाना खाएगा ना, एंड देन अगर कम वाला रहेगा तो कम खाना खाएगा, इसलिए उसके लिए 1000 है, एंड देन उसके बाद जो उसके लिए क्या है 2000 रुपया है। तो इस तरीके से वो बांध दिया। बट कुछ चीज़ें तो जो है ना वो नियत है ना, तो बेसिकली ये जो 200 रुपया है ना वो हर एक स्टूडेंट के लिए नियत है। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ गया ना कि नियत कुछ चीज़ें हो सकती है, तो बेसिकली सुनो कि क्वेश्चन इसी तरीके से जो आपको फॉर्मेट किया जाएगा, मतलब बनाया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, समझ मतलब करने में मजा आएगा बेसिकली। तो जो नियत है ना, तो वो भी तो हर एक स्टूडेंट को पेड करना ही है आखिरकार में। तो नियत को भी जो है हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि माना कि जो नियत है वो कुछ है, तो कुछ है तो बेसिकली वो चीज़ जो है सब स्टूडेंट को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए उसमें जो है हम क्या करते हैं तो लगा देते हैं, उसके बाद जो हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को करके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर किसी को नहीं भी समझ में आया ना, अगर हल्का फुल्का भी आइडिया मिला है ना जो मैंने यहाँ पे आपको कहा, तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चंस को, और आप जब क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन उसके बाद इसको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सॉल्यूशंस में क्या करना है, देखो ध्यान से। पहले तो उसने कहा क्या कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो नियत आ गया है ना, मतलब एक कांस्टेंट भाड़ा है। ठीक है जी, और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अब ध्यान से सुनो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, मतलब कि एक व्यक्ति है और 10 किलोमीटर जो है दूरी तय किया है और दिया है कितना रुपया, तो 105 रुपया। ठीक है, और ध्यान से सुनो, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है।
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। ठीक है, और ध्यान से सुनो, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अभी पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि नियत भाड़ा, नियत किराया क्या है, एंड देन प्रति किलोमीटर किराया क्या है। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ पूछा है। एंड देन उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर चलता है, कितना दूर 25 किलोमीटर दूर, तो उसको जो है कितना रुपया जो है देना पड़ेगा किराया के रूप में। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से समझो। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि नियत कुछ चीज़ें होती है, तो यहाँ पे भी उसने कहा है कि अगर जो है आप एक नगर में टैक्सी के भाड़े में जो है एक भाड़ा, तो पहली बात तो वो नियत बता रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली नियत कहने का मतलब है कि जैसे मान करके चलो, पहले इस चीज़ को आप समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ अगर 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर जाने के लिए सपोज करो कि कोई ले रहा है 10 रुपया, मान करके चलो कि जो रेट है ना वो 10 रुपये। समझो पहले इस चीज़ को, तब आ जाएगा क्वेश्चन को मजा, मतलब मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो बेसिकली सपोज करो कि यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ कोई जाता है तो 10 रुपये वो जो है देता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से यहाँ अगर कोई बंदा गया और यहाँ तक मानो 1 ही किलोमीटर, तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि यहाँ से यहाँ हम आ गए हैं तो 1 किलोमीटर आए हैं तो आप लीजिए पकड़िए 1 रुपया। लेकिन वो जो सवारी मतलब होगा ना, मतलब जो आपको ले जाने वाला होगा, वो मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये मतलब नहीं है, वो ऐसे बोलेगा आपको कि आप जो है सिर्फ 10 किलोमीटर चलो, हमको 10 रुपये दे देना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर जाने के बाद मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 2 किलोमीटर जाने के बाद 2 रुपये दूंगा, क्योंकि इस बेसिस पे देखो ना आप बोल सकते हो ना, लेकिन इस तरीके के होना नहीं चाहिए इसमें। इसीलिए इसमें जो कुछ चीज़ें नियत होती है, कैसे नियत होती है, तो वो क्या कहेगा आपको जो है सवारी वाला कि आप जो है 10 किलोमीटर तक चलोगे तो हम तो आपसे 10 रुपये ले लेंगे, वो बोलेगा सवारी वाला। उसके बाद बोलेगा कि अगर आप 10 किलोमीटर से पहले भी उतर जाते हो ना, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम 10 रुपये लेंगे आपसे। तो बेसिकली आपको जो है फायदा क्या है कि 10 किलोमीटर चल लो ना। अब किसी को नहीं भी जाना रहेगा तो 10 किलोमीटर थोड़ी जाएगा, तो आप इधर उधर ही लो, लेकिन फिर भी जो है 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? तो मतलब इसका जो है क्या होता है कि हर एक चीज़ में कुछ चीज़ें जो होती है ना वो नियत होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे उतरो या तो यहाँ पे उतरो, अगर 10 किलोमीटर के पास भी उतरोगे ना तो 10 रुपये पे करना पड़ेगा, इधर उतरोगे तब भी आपको जो है 10 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें नियत होती है उसको जो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि इसमें जो है टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराया है। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, माना कि नियत किराया, क्योंकि मुझे पता है कि नियत जो है कुछ किराया वगैरह होगा, तो माना कि नियत किराया जो है 100 रुपया है। ठीक है जी, हाँ, और प्रति किलोमीटर किराया बराबर 22 रुपया। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 22 रुपया लेगा, एंड देन जो नियत किराया है वो कितना है 100 रुपया। अब ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर जाता है, तो इस 10 किलोमीटर में वो नियत जो किराया है ना वो एकदम मिक्स है, मतलब कि इसमें जो मिला हुआ है, मतलब इसको तो नियत चलना ही है। ठीक है जी, तो इसके लिए नियत मिला करके एंड देन ये 10 किलोमीटर मिला करके वो पेड करता है 105 रुपया। ठीक है, तो बेसिकली नियत जो किराया है वो कितना हमने मान रखा है 100 रुपया। सो फाइनली यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली नियत किराया एंड देन प्लस वो पर किलोमीटर वाला किराया दोनों मिला करके पेड करता है 105। तो नियत कितना है 100 रुपया है, एंड देन पर किलोमीटर तो देखो चला है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया 22 रुपया, तो 10 किलोमीटर की कितना 10-22 रुपया, दोनों मिला करके कितना रुपया पे करता है 105 रुपया। बोलो ये चीज़ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कमेंट में। ठीक है जी, मतलब बेसिकली जो नियत है ना वो हर एक केसेस में चलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति देखो 15 किलोमीटर चल करके 155 रुपये पेड किया है ना, तो हम यहाँ पे क्या ही करते हैं कि नियत मतलब 100 रुपया, एंड देन 15 किलोमीटर चला है ना, तो 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 15 का 15 बाई, एंड देन दोनों मिला करके कितना पेड करता है तो 155 रुपया। क्लियर हुआ सबको? और इसको बना देना है समीकरण नंबर 2, इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये रहा आपका समीकरण नंबर 1 एंड देन ये रहा आपका 2। ठीक है, तो इन दोनों जो है समीकरण को आप सॉल्व कर लेना।
क्या करना है आपको, सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो कि सॉल्व करने के बाद इन दोनों को जो है आप सॉल्व करोगे तब x बराबर कितना आएगा एंड देन y बराबर कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि जब भी आपको दूरी चलना है ना तो उसमें तो नियत तो रहेगा ही। ठीक है, तो बेसिकली नियत इसमें भी है, तो ये बेसिकली 25 किलोमीटर कहने का मतलब है कि नियत ₹1 किराया एंड देन 25 किलोमीटर चला है ना, तो 25 किलोमीटर का सोचो कितना, 1 किलोमीटर का ₹22, तो 25 किलोमीटर का 25 बाई, मतलब ये चीज़ इसको चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना, इन दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू निकाल करके इसमें डाल देना, देन आपको जो आंसर मिल जाएगा कि 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना किराया देना पड़ता है, प्लस में नियत एंड देन प्लस पर किलोमीटर रेट पता चला। तो ये चीज़ जो आप कैलकुलेट करना, तो देखो ध्यान से कैलकुलेट कर देता हूँ मैं यहाँ से। जो इन दोनों समीकरण को मतलब सॉल्व करने के बाद जो x एंड देन y का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से चेक करो। मैं आपको जो है डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से चेक करना। आप तो जो है आपको तो कैसे बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से जो है आपको बनाना है, लेकिन मैं जो है दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 5y बराबर 50, y बराबर 10। ठीक है, तो y बराबर जो है 10 आएगा एंड देन x बराबर कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है जी, x बराबर कितना आएगा 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आंसर आएगा, x बराबर 5 एंड देन y बराबर 10। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, y बराबर 10, 10 10 के 100 एंड देन 5 105। ठीक है जी, और y बराबर कितना मैंने बोला 10 ना, तो 150 एंड देन 5। ठीक है जी, तो बेसिकली इतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि x के जगह पे कितना, यानी कि 5 एंड देन प्लस 25 बाई, तो 25 एंड देन y के जगह पे कितना 10, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 250 एंड देन प्लस 5, कितना हो गया 255 रुपया जो है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, 25 किलोमीटर के लिए। सबको क्लियर हुआ? ओके, तो ये एविडेंस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना, वो भी क्वेश्चन जो है अच्छा ही है, बट उसमें क्या है कि वो भिन्न वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आपको जो है पता है ना, भिन्न मतलब बट्टा वाला। तो भिन्न आपको पता है तो क्या होता है कि भिन्न में एक अंश होता है एंड देन एक हर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन रहेगा ना, कि किसी भिन्न के अंश में या हर में इतना जोड़ने के बाद इतना हो जाता है या इतना गुना करने के बाद इतना हो जाता है, इस तरीके का अगर रहेगा, मतलब बेसिकली भिन्न वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या करो कि सबसे पहले आप लिख दो बिना सोचे समझे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, तो बिना सोचे समझे आप लिख दो कि माना कि भिन्न बराबर x बटे वाई। ठीक है जी, एंड देन ये x जो है ना ये अंश है एंड देन ये जो y है ये क्या है, हर है। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब कि क्वेश्चन में क्या करा है कि जो अंश है एंड देन जो हर है, तो भिन्न तो हमारा यही है ना, तो इसके अंश में भी 2 जोड़ रहा है और हर में भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो देखो प्रश्न से अंश कितना हो जाएगा, जब इसमें मैं जो 2 जोड़ दूंगा तो x + 2 हो जाएगा एंड देन हर कितना हो जाएगा, तो y + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि जब अंश में 2 जोड़ देते हैं और हर में भी जो जोड़ देते हैं तब क्या होता है, तो उसने कहा है कि जब 2 जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो है वह 9/11 हो जाता है, मतलब भिन्न जो है ना वो 9/11 हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, ये हमारा अंश एंड देन ये हर, तो हमको तो चाहिए भिन्न ना, क्योंकि भिन्न हो जाए कितना 9/11, तो भिन्न मतलब क्या, अंश बटे हर, अंश मतलब कितना x/2, x + 2 एंड देन हर मतलब कितना y + 2 हो जाता है कितना, तो 9/11। चेक कर लो। ठीक है जी, अब इसको जब आप तिरछा तिरछी गुना कर लो तो फाइनली कितना मिलेगा, 11x एंड देन प्लस 11 दूनी 22 बराबर कितना, तो 9y एंड देन प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, और अब ध्यान से चेक करो, 11x - 9y और बराबर कितना, तो 18 में से 22 को जो है घटा देना, तो इधर कितना बचेगा, 11x - 9y और बराबर कितना -4। 18 + 22 होता है ना, बट छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो आगे उसने क्या कहा है, तो आगे उसने कहा है फिर से कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, चेक करना। अंश और हर में अगर हम 3 जोड़ रहे होंगे एंड देन भिन्न जो होगा तो वो क्या होगा, ये होगा x + 3 एंड देन y + 3 हो जाता है 5/6। क्या इस बात से सभी स्टूडेंट्स एग्री हैं या नहीं, बोलो कमेंट में। तो देख लो ना, अंश जो हमारा था वो x था
पहला वाला बिन देखना चेक है, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं चेक करना है, पहला वाला देखना है। तो अंश हमारा x था, तो अंश में हमने जो है 3 जोड़ा, तो x प्लस 3, हर में हमने 3 जोड़ा तो भाई प्लस 3, तो भिन्न कितना हो जाता है, तो 5/6। तो भिन्न कैसे होगा, अंश बटे हर, तो हमने जो है अंश और बटे में हर किया, बराबर हो जाता है 5/6। और इसको जो है तिरछा तिरछे गुना करने के बाद जो है आप दूसरा समीकरण बना लेना, एंड देन दूसरों समीकरण को जो है फर्स्ट समीकरण को जो है हल कर देना, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बनाता हूँ दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण कितना आएगा, 6x एंड देन प्लस 18, ठीक है। इसको गुना करो 5y प्लस 15, 5y एंड देन प्लस 15, इधर ला लो तो 6x माइनस 5y, और 15 में से 18 जाएगा तो -3। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ से जो आप क्या करना, इन दोनों समीकरण को हल कर लेना, एंड देन x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेना। बट उसने पूछा होगा भिन्न बराबर, क्या बराबर, भिन्न बराबर। तो जो भी x का वैल्यू आता है एंड देन जो भी y का वैल्यू आता है, ठीक है जी। तो आपको भिन्न चाहिए ना, तो भिन्न बराबर क्या आपने माना था, x बटे y, तो x को आप ऊपर में लिख देना एंड देन y को नीचे लिख देना, हो जाएगा आपका आंसर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो बेसिकली उम्र वाला क्वेश्चन है, मतलब कि एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एज वाला क्वेश्चन में देखो, अभी तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो हम जो है चीज़ों को 2 ही चर में मानेंगे। मानने का तो देखो 1 चर में भी मान सकते थे, बट जब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1 चर में जो है चीज़ों को कैसे मानना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 चर में मान करके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो एज वाला क्वेश्चन है, और देखो इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन क्या, पहले मुझे आप ये बताओ कि जैकब जो है एंड देन उसका जो पुत्र है, तो उसका जो है आप रियल यानी कि जो वर्तमान में उसका एज है, क्या आपको पता है? नहीं। तो पहले तो आप उसको मानो, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि हमारा जो उम्र है ना 5 वर्ष पहले इतना था, तो अगर आपको ये पता हो जाए कि अभी मेरा उम्र कितना है, तो आप जो 5 वर्ष ले चले जाओ ना पीछे, मतलब मान के चलो अभी मेरा एज 20 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 20 - 5 यानी 15 वर्ष होगा। तो इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में एज वाला में ना वर्तमान उम्र जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो मान लो वर्तमान उम्र, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 आदमी है, एक तो जैकब एंड देन जैकब का पुत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब क्या होता है कि आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मैं लिख देता हूं कि प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है उसने कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो ध्यान से चेक करो, 5 वर्ष बाद जो जैकब का उम्र कितना होगा, तो अभी तो x वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा x + 5। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा उम्र अभी मान कर चलो 20 वर्ष है, तो मैं पूछूंगा कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 23 वर्ष होंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जैकब का अभी उम्र कितना है, x वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो x + 5। जैकब का उम्र कितना होगा, तो x + 5 एंड देन जैकब की पुत्र की उम्र, कब का उम्र हम बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद का, तो इसका हो जाएगा y + 5 वर्ष, ठीक है जी। आप ध्यान से सुनो, बट क्वेश्चन में क्या कहा था कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो जैकब की आयु कितनी हो रही है, x + 5, इसके पुत्र का y + 5। बस क्वेश्चन में जो कहा है कि जैकब का जो उम्र होगा दैट मीन्स x + y जो होगा, सॉरी x + 5 जो होगा, ये उसके पुत्र का उम्र यानी कि y + 5 से 3 गुना होगा। चेक कर लो, इसको जो आप सिंप्लीफिकेशन में लो तो कितना आएगा, x + 5 एंड देन बराबर 3y एंड देन 15, ठीक है जी। सो बेसिकली कितना मिलेगा, x + 5, एक काम करो ना, इसको इधर ले आओ, तो -3y एंड देन बराबर 10 हो गया समीकरण नंबर 1। चेक करो, उधर जाएगा 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा ना। आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष जो है दोनों को पीछे ढकेल देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले,
तो कितना होगा, जैकब का उम्र कितना हो रहा होगा, जैकब की उम्र 5 वर्ष पहले कितना, अभी तो वर्तमान में कितना x है ना, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, एंड देन इसका पुत्र की उम्र कितना हो रहा होगा 5 वर्ष पहले, तो y माइनस 5। बट क्वेश्चन में कहा है कि जो जैकब का उम्र है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की उम्र से 7 गुना था, यही बोल रहा है ना, बिल्कुल। तो बेसिकली x माइनस 5 जो है वो y माइनस 5 का 7 गुना था, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करो तो 7y माइनस 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस 7y चेक कर लो, इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 5 में से 35 जाएगा तो माइनस का 30। ठीक है, एंड देन ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली इसको एंड देन इसको फर्स्ट एंड सेकेंड को आप जो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना, x और y का वैल्यू निकाल लेना। x बराबर होगा जैकब का उम्र, एंड देन y बराबर होगा उसके जो है पुत्र का उम्र। क्लियर है सबको? चलिए, तो यही पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु जो है क्या है। ठीक है, तो इनका जो है सॉल्यूशंस, इन दोनों को हल करने के बाद, मतलब बेसिकली जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, सबका जो है सॉल्यूशंस हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर जो भेजो। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का जो ये लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको जो समझ में आया है वाकई में, तो आप जो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।